हेलो स्टूडेंट्स, टीवी इंजीनियरिंग पेपर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टीवी ट्रांसमीटर, जो कि टीवी एलिमेंट्स के अंडर में आता है। टीवी एलिमेंट्स में हैं टीवी सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स, फिर हो गया जो पहले हमने बताया था, और फिर हो गया टीवी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि बिना इसके कोई भी टेलीविज़न सिस्टम डिफाइन नहीं हो सकता है। और कुछ जनरल एलिमेंट्स भी हैं, जैसे टीवी ट्रांसमीटर हो गया, टीवी रिसीवर हो गया। तो टीवी ट्रांसमीटर आज का मेरा टॉपिक है। ये आप लोगों को आगे चैप्टर्स में भी पढ़ना है टीवी ट्रांसमीटर, वहाँ डिटेल्ड आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि टीवी के बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं जान रहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन के जो बेसिक्स आप लोग जानते हैं, उसी के आधार पे एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम आप लोग को बनाएंगे टीवी ट्रांसमीटर का, और देखिएगा कि उसमें क्या होता है। और तब चलिए इसको शुरू करने से पहले हम लोग पहले जान लें कि टेलीविज़न के ट्रांसमिशन बैंड्स कौन से होते हैं। ठीक है, उसका एक हम फ्रीक्वेंसी रेंज हम यहाँ पर देंगे कि जिसमें टीवी सिस्टम का ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होता है। तो ये जो बैंड है, टीवी बैंड्स अगर कहेंगे, अगर बैंड्स की बात की जाए तो इसमें दो बैंड होता है, एक होता है VHF और एक होता है UHF। VHF आपका होता है 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक, और UHF होता है 300 मेगाहर्ट्ज़ से और 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक। यही दो बैंड इस्तेमाल होता है। तो ये नाम याद रखिएगा, ये इसका टोटल रेंज है VHF बैंड का, जो सरकार के पास दर्ज होता है। ये टोटल बैंड है, लेकिन टीवी सिस्टम इसमें कितना फ्रीक्वेंसी रेंज इस्तेमाल करता है। तो टीवी सिस्टम जो रेंज है, टीवी सिस्टम रेंज जो है, ये होता है 40 मेगाहर्ट्ज़ से लेके, और ये होता है करीब करीब 900 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो ध्यान से देखिए, 40 से 300 चलेंगे तो ये VHF में आएगा, और 300 से 900 तक चलेंगे तो ये इस वाले रेंज में आएगा। तो हमारा टेलीविज़न सिस्टम इसी बैंड में काम करता है। वो चाहे पुराना वाला टावर ट्रांसमिशन हो, चाहे आज का DTH हो, चाहे केबल टीवी हो, सारे जो हैं, जब टेलीविज़न में आपका सिग्नल आता है तो इसको इसी फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर वो टेलीविज़न में इनपुट होता है। और टेलीविज़न जो है आपका, ठीक है, टेलीविज़न जो आपका इसी फ्रीक्वेंसी रेंज पर ऑपरेट करने के लिए बनाया हुआ रहता है। ठीक है, इसी फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमीटर भी काम करता है, और इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका टेलीविज़न रिसीवर भी काम करता है। अब इसमें बहुत सारे चैनल्स होंगे, आजकल जानते हैं आपके बहुत सारे चैनल्स हैं, तो हर एक चैनल को इसमें अलॉट होता है। अब इंडिया में याद रखिएगा कि इंडिया में जो सिस्टम स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो होता है पाल। ठीक है, अब पाल का खाली बता दें कि वीडियो सिग्नल जो होता है, वीडियो प्लस वीडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी रेंज जो होगा, या ऐसा कहा जाए वीडियो बैंडविड्थ कहा जाए। वीडियो बैंडविड्थ जो होता है ये होता है 5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और इसमें जो हमने कहा था कि VSBAM जो यूज करता है, ये हो गया इंफॉर्मेशन सिग्नल। और जब कैरियर से जब हम लोग इसको मॉड्यूलेट करेंगे, तो मॉड्यूलेट करने के बाद ये अलाउड बैंडविड्थ है 7 मेगाहर्ट्ज। तो इस चीज़ को याद रखना है कि पाल में जो चैनल को बैंडविड्थ अलॉट होता है, मॉड्यूलेशन करने के बाद जो उसको फाइनल बैंडविड्थ होगा उसका 7 मेगाहर्ट्ज होता है, और वीडियो बैंडविड्थ का सिग्नल 5 मेगाहर्ट्ज अलाउड होता है। अब ये कैसे होता है, आप लोग नॉर्मल AM में जानते हैं कि AM में क्या होता है। सपोज़ कर लीजिए, हम मान लेते हैं कि हमारा कैरियर है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपका कैरियर है 100 मेगाहर्ट्ज। ये कहाँ से ले रहे हैं, देखिए ये ऑपरेटिंग रेंज है। तो मान लीजिए कि कोई टेलीविज़न चैनल है और उसने सरकार से जो है लाइसेंस लिया, क्योंकि लाइसेंस प्रॉपर्टी है, आप बिना लाइसेंस के यूज़ नहीं कर सकते हैं कोई भी फ्रीक्वेंसी दुनिया में कहीं पर भी। ठीक है, तो सपोज़ कर लीजिए कि चैनल का जो फ्रीक्वेंसी अलॉट हुआ है 100 मेगाहर्ट्ज है। अब यदि इसके 5 मेगाहर्ट्ज होगा तो आप लोग को याद होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कि जो लोअर साइड बैंड होता है और यहाँ से अपर साइड बैंड होता है, तो ये लोअर साइड बैंड कहाँ तक जाएगा, तो 100 में से 5 घटाइए तो ये होगा 95 मेगाहर्ट्ज तक, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 105 मेगाहर्ट्ज होगा। तो टोटल बैंडविड्थ अगर AM का देखें तो ये कितना इस्तेमाल हो रहा है, 10 मेगाहर्ट्ज हो रहा है।
बैंडविड्थ क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये 10 मेगाहर्ट्ज हो रहा है। अब इसमें जो VSB होता है ये क्या करता है कि एक साइड बैंड ये पूरा लेता है, ठीक है, और एक साइड बैंड का छोटा पोर्शन लेगा। और छोटा पोर्शन का मतलब कि ये आपका हो सकता है 102 मेगाहर्ट्ज तक, 102 मेगाहर्ट्ज होगा। तब 95 से 102 जो हो गया, ये फ्रीक्वेंसी रेंज हमारा कितना हो गया? ये फ्रीक्वेंसी रेंज हो गया 7 मेगाहर्ट्ज। तो देखिए यही होता है वेस्टिजियल साइड बैंड में। वेस्टिजियल साइड बैंड में एक सिग्नल पूरा का पूरा बैंड जाता है और एक बैंड का कुछ पोर्शन ही जाता है और कैरियर भी जाता है। ये सेंटर में जो लाइन खींचे हैं ये कैरियर भी है, ये कैरियर ट्रांसमिशन है, इसमें कैरियर कंपोनेंट भी होता है। तो ये हो गया आपका VSB AM का ये डायग्राम हो गया। अब इसमें याद रखिएगा कि VSB AM जो होगा ये टोटल का टोटल वीडियो के लिए होगा, जो हमने बताया था 95 मेगाहर्ट्ज से लेके और 102 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। और यहीं पर साइड में जहाँ पर ये ख़त्म होता है तो यहाँ पर ऑडियो कैरियर होता है। ऑडियो सिग्नल भी इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में भेजा जाता है। ये आपका वीडियो कैरियर हो गया, ये वीडियो कैरियर हो गया, ये ऑडियो कैरियर हो गया। और इसका बैंडविड्थ जो है करीब करीब होता है 100 किलोहर्ट्ज, ठीक है ना। इसका बैंडविड्थ जैसे कि 7 मेगाहर्ट्ज है तो इसका जो बैंडविड्थ होता है ये 100 किलोहर्ट्ज होगा। तो 100 किलोहर्ट्ज का मतलब है कि ये स्केल क्या है? तो ये फ्रीक्वेंसी स्केल है किसका? मेगाहर्ट्ज का है। तो मेगाहर्ट्ज पे किलोहर्ट्ज तो बहुत ही पतला होगा, तो बहुत ही पतला ऐसे अगर दिखा सकते हैं तो दिखा सकते हैं। ये यहीं पर सिचुएटेड होता है और ठीक है, इसी में इसका लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड है। और याद रखेंगे कि ये FM होता है और ये जो है VSB AM होता है। तो अभी के लिए आप लोग समझ गए कि किस तरह से ऑडियो और वीडियो सिग्नल का फ्रीक्वेंसीज हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। चूँकि FM का बैंडविड्थ काफ़ी कम है तो ये होगा आपका 100 किलोहर्ट्ज है। तो इस पर हम लोग इस स्केल पर दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्केल है, ये स्केल मेगाहर्ट्ज में है, ठीक है। तो इसी सब फंडामेंटल का हम लोग देखेंगे कि टीवी ट्रांसमीटर में और रिसीवर में भी इस्तेमाल होता है। तो इसको आप लोग फॉलोअप करेंगे और हमने जो लिखा है इसको बढ़िया से टीवी में ये कॉपी में लिख लेंगे और इस पर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो फिर हमसे आप लोग बात कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर टीवी ट्रांसमीटर में देखिए क्या होगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें बता दें कि ट्रांसमिशन जो होता है टीवी ट्रांसमिशन जो होगा उसमें कौन कौन से सिग्नल होते हैं। तो याद रखिएगा पहले तो वीडियो सिग्नल होगा और दूसरा कौन होगा? ऑडियो सिग्नल होगा। ये क्या होगा? FM होगा। वीडियो सिग्नल के साथ कुछ और भी होते हैं। एक ब्लैंकिंग सिग्नल भी होता है और ब्लैंकिंग सिग्नल के बाद सिंक सिग्नल भी होता है, ठीक है ना। तो वीडियो सिग्नल, ब्लैंकिंग सिग्नल और सिंक सिग्नल। तो देखिए जब टेलीविज़न कैमरा रिकॉर्डिंग करता है या आप टेलीविज़न पे पिक्चर देखते हैं, दोनों एक ही प्रक्रिया है। टेलीविज़न कैमरा क्या करेगा कि लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आपका टेलीविज़न का पिक्चर ट्यूब क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हम लोग कोई भी इमेज देखते हैं तो उसके लिए किस फॉर्म में देखते हैं? लाइट के फॉर्म में, उसी से हमारा इमेज बनता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हमने पिछले क्लास में बताया था कि एक स्कैनिंग इसमें चलता है कि कैसे कोई पिक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है, एक इलेक्ट्रॉन बीम या तो टेलीविज़न कैमरा हो या टेलीविज़न रिसीवर हो, दोनों को सिंक्रोनाइज किया जाता है एक ही तरह से काम करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बता दें कि सपोज कर लीजिए कि ये मेरा टीवी कैमरा है, यहाँ पर मान लीजिए टीवी कैमरा है, ये होगा ट्रांसमीटर में और इस तरह का पिक्चर ट्यूब होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा रिसीवर में। तो जिस प्रोसेस से ये स्कैनिंग करेगा उसी प्रोसेस से ये चलेगा। तो ये हम लोग साइड डायग्राम बनाए हैं। साइड डायग्राम को अगर हम लोग इसका फ्रंट डायग्राम बनाए कि सपोज कर लीजिए कि टीवी कैमरा का ये फेस है, कैमरा का फेस है, मतलब जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो लेंस होता है ना, लेंस के बाद उसके भीतर फेस होता है उसका, और उसके बाद ये मान लीजिए कि टेलीविज़न स्क्रीन है, ये आपका टीवी स्क्रीन है ना। और ये टीवी कैमरा लेंस है या टारगेट कहते हैं इसको, जिस पर लाइट पड़ेगा।
अंतर यही है कि यहाँ से ये लाइट ये लेगा और ये लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो देखिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन बीम स्कैनिंग करता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन बीम स्कैनिंग करता है। तो हम यहाँ पे पाल का स्टैंडर्ड बताते हैं कि पाल में यहाँ से क्या होगा कि ये जो है करीब करीब 52 माइक्रोसेकंड में, आप लोग को पता है बताए थे कि ऐसे ऐसे ये स्कैनिंग करता है, ये सारे इस तरह से लाइंस को स्कैनिंग करेगा। और स्कैनिंग कितना लाइन से करेगा? पाल में 625 लाइन से स्कैनिंग करके एक पिक्चर को बनाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब जाएगा तो ये जो लाइन दिखा रहा है, ये लाइन दिखा रहा है वीडियो का, ये वीडियो सिग्नल हो गया। और जब यहाँ से यहाँ आता है ऐसे, जब यहाँ से यहाँ जब ये आता है तो ये फ्लाईबैक होके आता है। इस समय ये स्क्रीन को स्कैन नहीं करता है। ये कौन सा सिग्नल हो गया? ये ब्लैंकिंग सिग्नल हो गया। तो ये वाला जो हमने दिखाया है ये ब्लैंकिंग हो गया, ये ब्लैंक कर दिया जाता है। जब बीम यहाँ से यहाँ लौटेगा तो उसको ब्लैंक कर दिया जाता है। और इसका टाइम हमने बताया था करीब कितना? 12 माइक्रोसेकंड बताया था। ठीक है, तो ब्लैंकिंग हो गया। और सिंक सिग्नल करता क्या है कि इसी टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करने को कहते हैं। ठीक है, सिंक सिग्नल का मतलब हो गया कि ये जो 52-12 का जो ये स्पेसिफिकेशन है, वैल्यू है, ये वैल्यू जो है इसको भी पास किया जाता है ताकि जब ये पिक्चर को प्रोड्यूस करेगा तो ये भी 52 माइक्रोसेकंड में करेगा और यहाँ से 12 माइक्रोसेकंड में वापस आएगा। तो जिस गति से बीम यहाँ पर दाएं बाएं हो रहा था उसी गति से बीम यहाँ पर दाएं बाएं होगा। इसके लिए सिंक इन्फॉर्मेशन इसको भेजा जाता है ताकि जिस फ्रीक्वेंसी पर ये स्कैनिंग कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी पर इसको भी स्कैनिंग करना है। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर सिंक सिग्नल हम लोग भेजते हैं। ऐसा अगर नहीं होगा तो जैसा पिक्चर रिकॉर्ड होगा हूबहू वैसा पिक्चर नहीं दिखेगा। और जब इन्फॉर्मेशन का जो रूप है वो बदल जाता है, वो चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो, तो उसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। तो ऐसा अगर सिंक नहीं करेंगे तो टेलीविज़न में जो यहाँ रिसीव होगा वो डिस्टॉर्टेड पिक्चर होगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर सिंक सिग्नल ज़रूरत पड़ती है। तो सिंक सिग्नल करता क्या है कि इसके स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी को, ये स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज करता है ट्रांसमीटर में भी और रिसीवर में भी। ब्लैंकिंग सिग्नल भी उसी का पार्ट है। ये कहता है कि किस समय ये ब्लैंक होगा, तो ब्लैंक करने के लिए भी इंफॉर्मेशन जाता है। और एक होता है वीडियो इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो ये सिग्नल्स हो गए। और बेसिकली ये ब्लैंकिंग सिग्नल वीडियो का ही पार्ट है। तो आप कह सकते हैं कि वीडियो सिग्नल और सिंक सिग्नल इसमें जाता है, क्योंकि इसमें जो रेडियो ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं है। टीवी ट्रांसमिशन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी यूज़ होता है ट्रांसमिशन में कि सिंक्रोनाइज़ किया जाता है। और ये बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। तो जब सिंक्रोनाइज़ हम लोग करते हैं तो ट्रांसमीटर से सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल जो है भेजा जाता है रिसीवर के सिग्नल में। रिसीवर का सर्किट क्या करता है कि वहाँ से अलग निकाल लेगा, वीडियो अलग निकाल लेगा और सिंक सिग्नल को अलग निकाल लेगा और फिर वो अपने सिस्टम को चलाता है ताकि जिस गति से यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुआ था कैमरा से उसी गति से यहाँ पर वो टीवी स्क्रीन पर उसको दिखाएगा। ठीक है, तो यही इसका फंडामेंटल है। अब ठीक है ना, इसके बारे में डिटेलिंग जैसा मैंने कहा था कि आगे के टॉपिक में आएगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखेंगे कि ये ब्लैंकिंग सिंक सिग्नल होता है और ऑडियो होता है। तो ये 4 तरह का कंपोनेंट होगा। और ये जो टोटल है इसको तो आप लोग अभी जाने ही, ये VSB AM से मॉड्यूलेट होके जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब शुरू करते हैं। टीवी ट्रांसमीटर अब बना सकते हैं। टीवी ट्रांसमीटर में देखिए क्या क्या होगा। टीवी ट्रांसमीटर में सबसे पहले देखिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा चैनल कैरियर फ्रीक्वेंसी, इससे आप लोग अच्छा समझ में आएगा। जो अभी एग्जाम्पल लिए थे, सपोज कर लीजिए 100 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया जाएगा। इसको बोलेंगे क्रिस्टल ऑसिलेटर। और ये है कुछ नहीं, ये कैरियर सोर्स होता है। कैरियर सोर्स होता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैरियर सिग्नल एक पीरियोडिक सिग्नल होता है, फिक्स एम्पलीट्यूड और फिक्स फ्रीक्वेंसी का होता है। और इस तरह का सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसका नाम है ऑसिलेटर। और ऑसिलेटर भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे टीवी के लिए जो सबसे बढ़िया ऑसिलेटर है वो है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर की 2 खासियत है कि एक तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी में जो हम लोग को यूज करना है। और दूसरा कि इसका फ्रीक्वेंसी हमेशा स्टेबल होता है। तो स्टेबल का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको ट्यून कर दिए, डिज़ाइन किए हैं अगर 100 किलो हर्ट्ज़ के लिए, 100 मेगा हर्ट्ज़ के लिए,
तो ये 100 मेगाहर्ट्ज पर स्टेबल काम करेगा। दूसरे तरह का जो ऑसिलेटर होता है, नाम सुने होंगे शायद, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है, विनब्रिज ऑसिलेटर होता है, हार्टले ऑसिलेटर होता है, कॉलपिट्स ऑसिलेटर होता है, तो उनकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि चलते चलते, मान लीजिए कि 100 मेगाहर्ट्ज पर डिज़ाइन किए हैं और चलते चलते उसकी फ्रीक्वेंसी 101 मेगाहर्ट्ज हो गई, 99 मेगाहर्ट्ज हो गई, तो अगर ऐसा होता है तो कहेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो पुअर है, ठीक है। और सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर का। इसका फ्रीक्वेंसी जहाँ सेट कर देंगे तो डेविएशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जो कि नेग्लिजिबल हम लोग मान सकते हैं। इसीलिए क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं। यहाँ से यह क्या करेगा कि 100 मेगाहर्ट्ज का हमको कैरियर जनरेट कर देगा। जनरेट करने के बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको मल्टी स्टेज एम्पलीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक एम्पलीफायर लगाएंगे, और टीवी ट्रांसमिशन काफ़ी हाई पावर पे होता है, किलोवाट में हो सकता है, सेवरल 100 किलोवाट में हो सकता है। तो यहाँ पर एक मॉड्यूलेटर लगेगा। यहाँ पे लगेगा मॉड्यूलेटर पावर और एम्पलीफायर लगाते हैं, ठीक है ना। मॉड्यूलेटेड कहेंगे इसको, मॉड्यूलेटेड। इसी में मॉड्यूलेशन यहाँ से पैदा किया जाएगा, ठीक है। इसी में मॉड्यूलेशन हम लोग यहाँ से पैदा करेंगे। इसको थोड़ा और छोटा बनाते हैं, कुछ और ब्लॉक्स हमको बनाना है। इसमें ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो बॉक्स हो जाएंगे। मॉड्यूलेटेड पावर एम्पलीफायर, किसी भी एम्पलीफायर चेन का, आप लोग कपल्ड एम्पलीफायर पढ़े होंगे, तो जनरली जो प्रैक्टिकली सिस्टम में यूज़ होता है, तो पावर को एम्पलीफाई करने के लिए एक बार नहीं करते हैं, 1 बाई 1 एम्पलीफायर लगाते जाते हैं, तो धीरे धीरे एम्पलीफाई होते जाता है। और किसी भी एम्पलीफायर चेन का, जो ये एम्पलीफायर का कास्केडिंग करिएगा, याद रखिएगा कि लास्ट स्टेज एम्पलीफायर ऐसे भी पावर एम्पलीफायर होता है। तो यहाँ पावर एम्पलीफायर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसका फ्रीक्वेंसी कैरियर ले लेगा 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम बना देते हैं, देखिए यहाँ पर होगा आपका, यहाँ लिखेंगे टीवी कैमरा ट्यूब होगा। यह क्या लेगा, लाइट को रिसीव करेगा। कहाँ से करेगा, लाइट फ्रॉम द सीन कह सकते हैं। सीन का मतलब जो सीनरी उसको दिखाई देगा, जो इसको रिकॉर्ड करेगा। और इसके बाद यहाँ पर भी क्या होगा, एक वीडियो एम्पलीफायर लगा दीजिए, लो पावर। ये वाला भी लो पावर होगा, ये हाई पावर होगा। और 1 बाई 1 इसको एम्पलीफिकेशन करेंगे। और ये लास्ट वाला जो है, ये वीडियो पावर एम्पलीफायर होगा। यहाँ से इसको खाली वीडियो मिलेगा, यहाँ से खाली वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक सिंक और ब्लैंक लगाते हैं, सिंक प्लस ब्लैंकिंग यहाँ पर जनरेट होगा। यहाँ पर इसको सिग्नल दे देते हैं, और ये कैमरा को यहाँ से करेगा, और ये उसी फ्रीक्वेंसी से इसको चलाएगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन है उसमें मिक्स कर देगा। मिक्स करने के बाद जब यहाँ से जाएगा, तो इसमें याद रखिएगा कि वीडियो प्लस सिंक जो है दोनों मौजूद होगा, और प्लस ब्लैंकिंग भी मौजूद होगा, ये तीनों मौजूद होगा। और इसके बाद यहाँ से ये प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर अभी ये AM होगा, जिसका बैंडविड्थ हमने कितना लिखा था, 10 मेगाहर्ट्ज लिखा था। तो इसका जो टोटल बैंडविड्थ है, ये 5 मेगाहर्ट्ज में ही सब काम होता है, ठीक है। और ये 100 मेगाहर्ट्ज, देखिए 5 मेगाहर्ट्ज है। इसको कहेंगे वीडियो मॉड्यूलेशन करवाने वाला, मॉड्यूलेटर वीडियो पावर एम्पलीफायर। और ये मॉड्यूलेटेड है, ये इसको मॉड्यूलेट करवाएगा। याद होगा मॉड्यूलेशन में कि कैरियर को इन्फॉर्मेशन मॉड्यूलेट करता है। तो मॉड्यूलेशन होगा किसका, कैरियर का होगा। करवाएगा कौन, तो इन्फॉर्मेशन सिग्नल करवाएगा। तो ये मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेशन करवाने वाला डिवाइस। और ये क्या है, जिसका मॉड्यूलेशन होगा। तो ये किस पर काम कर रहा है, कैरियर पे, ठीक है ना। तो ये 5 मेगाहर्ट्ज के इस वीडियो सिग्नल की सहायता से, जिसमें एक सिंक और ब्लैंकिंग है, इसको मॉड्यूलेट करवाएगा, AM जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पर बैंडविड्थ कितना होगा, बैंडविड्थ आपका 10 मेगाहर्ट्ज होगा। और इसके बाद यहाँ पर एक फ़िल्टर लगेगा, ठीक है ना। एक यहाँ पर VSB AM यहाँ पर फ़िल्टर होगा। ये फ़िल्टर क्या करेगा, जैसा हमने कहा था कि एक साइड बैंड को 2 मेगाहर्ट्ज सप्रेस कर देगा। यहाँ से जब निकलेगा तो इसका जो बैंडविड्थ होगा वो कितना हो जाएगा, 7 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा।
देखिए यहाँ 10 मेगाहर्ट्ज़ था, ये 7 मेगाहर्ट्ज़ हो गया। और यहाँ पर एक कंबाइनर होता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि एक और चीज़ इसमें देना है अभी, और वो है ऑडियो सिग्नल। तो ऑडियो सिग्नल के लिए भी बनाइए। ऑडियो सिग्नल हमने कहा था कि एफएम होता है, और यहाँ पर ये माइक से लेगा, ठीक है, इधर से इसको ऑडियो सिग्नल मिलेगा। ऑडियो सिग्नल को रिसीव करके यहाँ पर पहले लो पावर एम्पलीफायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑडियो एम्पलीफायर होगा, और फिर यहाँ पर एफएम मॉड्यूलेटर होगा, एफएम मॉड्यूलेटर होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर से एफएम आउटपुट स्टेज होगा, माने इसमें पावर एम्पलीफायर होगा, ठीक है। और इसको ले जाके इसमें ये कंबाइन कर देगा, और कंबाइन करना, ये कंबाइनर क्या करेगा कि इन दोनों सिग्नल को कपलिंग कर देगा, किससे, एंटेना से। तो यहाँ पर आपका सारा मौजूद होगा, इसमें वीडियो भी रहेगा, प्लस ब्लैंकिंग होगा, प्लस सिंक होगा, और प्लस क्या होगा, ऑडियो सिग्नल यहाँ मौजूद होगा। और ये टोटल पैकेट जो है कंबाइन करके जाएगा, इसमें वीडियो ऑडियो इन्फॉर्मेशन है, और ब्लैंकिंग और सिंक जो है आपका, उसको चलाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका है। जैसे आपको कोई सामान मिलता है तो उसके साथ कमांड मिलता है कि इसको कैसे कैसे काम करना है। सामान तो आपका मिल गया कुरियर से, लेकिन आपको उसको कैसे हैंडल करना है, उसके साथ कुछ कमांड होता है ना। तो वही उसी तरह का वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है ब्लैंकिंग और सिंक का, उसको ट्रांसमिट किया जाता है। और ये आपका ट्रांसमिटिंग एंटेना है, ये ट्रांसमिटिंग एंटेना हो गया। ये एयर में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, या तो फिर सैटेलाइट में ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। हर जगह जो सिस्टम यूज होता है वहाँ पर उसको उसी माध्यम से भेज दिया जाएगा, और ये जाके टेलीविज़न रिसीवर आपका, उसका जो एंटेना होगा उसको रिसीव करता है, और इसी प्रक्रिया को वो उल्टा करता है। वो क्या करता है कि वीडियो सिग्नल को अलग करेगा, ब्लैंकिंग सिंक को अलग करेगा, और ऑडियो सिग्नल को अलग करेगा। और यहाँ पर जैसे 3 स्टेज देखें, ये कैरियर स्टेज है, ये वीडियो स्टेज है, और ये वाला ऑडियो स्टेज है। तो 3 स्टेज में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है ना। और एक सिंक स्टेज भी है इसमें, ठीक है ना। तो कैरियर तो वीडियो का ही पार्ट है, तो ये कैरियर और वीडियो, ये आपका वीडियो स्टेज हो गया। एक सिंक सेक्शन अलग होता है, एक ऑडियो सेक्शन अलग होता है। ये तीनों को अलग अलग करके टेलीविज़न का रिसीवर आपका तीनों को अलग अलग यूनिट में भेजता है, ताकि जैसे हमारा रिकॉर्डिंग हुआ था ठीक उसी तरह से पिक्चर हमारा रिप्रोड्यूस हो सके। तो यही था आपका एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया कि कैसे टीवी ट्रांसमीटर काम करता है। इसको आप लोग पढ़िएगा, और इसके बारे में अगर कुछ डिस्कशन करना होगा आप लोग हमको कॉल कर सकते हैं 8969969696 पर। फ़ोन नंबर तो आप लोग के पास होगा ही, आप लोग हमको कॉल करके इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। बुक जो हमने रिफ़र किया है आर गुलाटी, उसमें भी इसका मटेरियल आपको मिलेगा। हो सकता है कि ठीक यही ब्लॉक डायग्राम नहीं हो, थोड़ा दूसरा डायग्राम हो, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ से एक छोटा सा आप नोट्स बना लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में आ सकता है। वहाँ पर आप लोग इसको लिखिएगा। और वो बुक हमारा आपके देखिएगा, उसमें PDF फोल्डर में डाला हुआ है, बुक्स के लिए फोल्डर में। वहाँ पर भी आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में आप उसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिसीवर, टेलीविज़न रिसीवर।